Good morning, Jai Hind, everybody. I'm here at the live session on UPSC Meme, and it gives me a good opportunity to interact with all of you guys. Hello, everybody, and do feel free to ask any kind of questions related to UPSC or any other issues also, which I would be able to answer. So let's have a start. You can ask me anything. जय हिंद. हिंदी में भी बोलूंगा, जिनको हिंदी में चाहिए मैं कुछ पार्ट इंग्लिश में बोलूंगा, कुछ पार्ट हिंदी में बोलूंगा. दोनों तीन चीजें हम लोग करेंगे. देखो, किसी ने एक सवाल अभी पूछा है कि शॉर्ट साइटेडनेस आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है क्या. सी मेडिकल क्राइटेरिया यूपीएससी ने दिया हुआ है यूपीएससी की वेबसाइट पे, कि जिसमें आईपीएस ऑफिसर्स के लिए एक उन्होंने क्राइटेरिया मेंशन किया है कि ये क्राइटेरिया में अगर कोई पर्सन फिट हो रहा है, उसकी मेडिकल जांच होती है यूपीएससी के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू के बाद. जो भी इंटरव्यू होने के बाद एक मेडिकल चेकअप होता है. वो मेडिकल चेकअप में हमें डॉक्टर्स चेक करते हैं एंड देन दे डिसाइड कि वेदर दिस पर्सन इज फिटिंग इनटू दैट क्राइटेरिया और नॉट. बिकॉज आर्म्ड फोर्सेज और फोर्सेज में पर्टिकुलरली पुलिस हो, आर्मी हो, नेवी हो, कोई भी प्रकार की सर्विस हो, इन सर्विसेज के लिए एक पर्टिकुलर फिजिकल स्टैंडर्ड्स हमें चाहिए होते हैं. जैसे कि हाइट का स्टैंडर्ड है, आईसाइट का स्टैंडर्ड है. तो वो स्टैंडर्ड के हिसाब से ही हमारा फाइनल रिकमेंडेशन होता है. तो शॉर्ट साइटेडनेस इट डिपेंड्स अपॉन द मेडिकल पैनल, कि मेडिकल पैनल उसको कैसे लेता है. व्हाट काइंड ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस इज इट, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द डॉक्टर्स. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेल हियर कि किस प्रकार का उसमें क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा आईपीएस के लिए एंड ऑल दैट. ओके, आई होप कि मैंने आंसर दिया है आपके क्वेश्चन का. किसी ने एक क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स एनसीईआरटी शुड बी रेड. सी पर्टिकुलरली एनसीईआरटी मैं सजेस्ट करता हूं कि 9th to 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी 3-4 सब्जेक्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है. एक इकोनॉमी के लिए, दूसरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, पॉलिटी के लिए और हिस्ट्री के लिए. 3-4 सब्जेक्ट्स के लिए और ज्योग्राफी के लिए. तो 4-5 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जिसमें हमें एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है. पर यह नहीं है कि 6 स्टैंडर्ड से, कुछ लोग बोलते हैं कि 6 स्टैंडर्ड से 12 स्टैंडर्ड तक पढ़नी चाहिए, पर ये उसमें जरूरी नहीं है. आप 9th से एनसीईआरटी उठाइए, 9th to 12th आप यू कैन रीड दोज 3-4 years ऑफ एनसीईआरटी और उसको अच्छे से आप पढ़ लेना. इसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स है, मान लीजिए कि हिस्ट्री की रेफरेंस बुक है, हिस्ट्री के लिए आप लोग एक एनसीईआरटी होती है. अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी यू हैव जो स्पेक्ट्रम है, राजीव आहिर सर ने लिखी है ये बुक. इट्स अ वेरी वेरी गुड बुक. इट इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव. यू कैन कवर एटलीस्ट ऑल द टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम दैट. अभी आपको अगर एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है तो एंशिएंट हिस्ट्री आप एनसीईआरटी में से अच्छे से पढ़ सकते हो. एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, मिडिवल हिस्ट्री हो गई, आर्ट एंड कल्चर हो गई, ये टॉपिक जो है ये आप एनसीईआरटी से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो. पर डोंट होली एंड सोली डिपेंड अपॉन एनसीईआरटीज. किसी ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा यहाँ पे, डज इट टेक अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस टू बी एन आईएएस ऑफिसर. सी सैक्रिफाइस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, क्या किस प्रकार का सैक्रिफाइस आप ये कर रहे हो. तो सैक्रिफाइस इज ओनली योर टाइम, इट इज ओनली योर हार्ड वर्क. व्हाट मेक्स एन आईएएस और एन आईपीएस ऑफिसर और एनी अदर ग्रुप ए सर्विसेज ऑफिसर इज हार्ड वर्क. And second is his devotion to his studies. मैं हमेशा मेरे हर प्रोग्राम में यही कहता हूं कि फॉर बिकमिंग एन ऑफिसर इट डजंट ओनली टेक इंटेलिजेंस, इट इज पर्सन डज नॉट ओनली रिक्वायर इंटेलिजेंस. मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनमें कम जिनको मार्क्स मिले हैं 10th में, 12th में, उनके उनके ग्रेजुएशन में, एंड दोज पीपल हैव ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड. और ऐसे भी लोग देखे जिनके पास हाईएस्ट लेवल ऑफ डिग्रीज है बट दे आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड. दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्निक विच इज बीन यूटिलाइज्ड बाय द पर्सन इन प्रिपेयरिंग.
टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड अंडरस्टैंड दिस इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ाई, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं और 5-6 बुक्स 7 बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं। दिस इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। यू शुड रीड ओनली वन बुक, बट वन बुक को आप लोग 50 बार पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करो, उसको अस्यूमुलेट करो खुद में, और वो रेप्लिकेट करने के आंसर्स में आपके प्रीलिम्स में हो, आपके मेंस में हो, उसकी कोशिश करनी है। तो राइट डायरेक्शन जो है पढ़ाई की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो हार्ड वर्क। किसी ने यहां पे एक सवाल पूछा है कि इज इट इंपॉर्टेंट टू ज्वाइन कोचिंग। कोचिंग कुछ मायनों में हेल्प कर सकती है, जैसे आपको एक प्रकार का गाइडेंस मिलता है उससे। मैंने आज तक कभी कोचिंग की नहीं है, मतलब टिल मुझे लगता है कि सिंस माय चाइल्डहुड टिल नाउ मैंने कोचिंग ऐसा कभी ली नहीं है, नाइदर फॉर यूपीएससी नाइदर फॉर एनी अदर काइंड ऑफ स्टडीज। मैंने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की थी, मैं मेरा पहले तो बैकग्राउंड देता हूं कि आई कम फ्रॉम अ वेरी एकेडमिक बैकग्राउंड। मेरा इंजीनियरिंग पुणे यूनिवर्सिटी से कंप्लीट होने के बाद मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में मैंने एमएस किया। वहां पे एमएस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, अभी कुछ जाके आई शुड ट्राई फॉर यूपीएससी, बिकॉज दिस इज अ वे, दिस इज अ मीडियम फॉर हेल्पिंग आउट पीपल, दिस इज अ काइंड ऑफ अ सोशल सर्विस रादर दैन अ करियर, दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरी गुड सोशल सर्विस। तो जब मैं यहाँ पे आया था, देयर वाज अ होल लॉट ऑफ कोचिंग क्लासेस। कोई बोलता था ये कोचिंग क्लास अच्छा है, कोई बोलता था वो कोचिंग क्लास अच्छा है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार पहले तो रेफरेंस लिस्ट से जाता हूँ कि क्या क्या बुक्स पढ़नी है, क्या क्या सिलेबस है, कैसे इसको आपके जैसे लाइव सेशंस मैंने अटेंड किए और बहुत सारी चीजें मैं करता गया, पर आई डिसाइडेड देन नॉट टू ज्वाइन एनी काइंड ऑफ कोचिंग। सो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन। हाँ, कोचिंग का फायदा ये हो सकता है आपको कि यू गेट अ काइंड ऑफ गाइडेंस कि हाँ, इस डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है। यू गेट सम नोट्स, यू गेट द नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल साइंस की आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑप्शनल आपने लिया है या एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। हमें मोस्ट ऑफ द टाइम अभी यूपीएससी में जो ट्रेंड है, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, साइंस के स्टूडेंट्स, मेडिकल डॉक्टर्स, ये ज्यादा बैठ रहे हैं। तो हमें आर्ट्स फैकल्टी का इतना बैकग्राउंड होता नहीं है, एंड दीज आर ऑल ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट। तो इसमें मुझे लगता है कोचिंग थोड़ी प्रकार का एक हेल्प कर सकती है, जैसे कि नोट्स और अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। कार्ल मार्क्स आपने कभी पढ़ा नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो वो टीचर जो है कोचिंग क्लास का, ही कैन हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग दैट। ओके, somebody is asking about my journey. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने मेरी 10th और 12th स्टैंडर्ड पुणे से किया। उसके बाद आई ज्वाइंड पुणे यूनिवर्सिटी फॉर सिविल इंजीनियरिंग। महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे लास्ट ईयर में, 4th ईयर में, फाइनल ईयर में, आई गॉट एन एडमिशन इन पर्ड्यू यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते मुझे एक फीलिंग सी आने लगी कि नहीं यार, यहाँ पे जॉब करना सही नहीं है, लेट अस गो बैक टू द कंट्री एंड सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्योंकि मैं जब यूएस में था, आई गॉट इनटू एन इंटरेक्शन विद सम ऑफ द ऑफिसर्स इन इंडिया, आईएएस एंड आईपीएस। काफी इंस्पिरेशन मिली एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। तो इस प्रकार से मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की। एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल लिया था। माय ऑप्शनल सब्जेक्ट वाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आई चोज दैट ऑप्शनल बिकॉज मुझे लगा कि इट इज वेरी रेलिवेंट टू द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। मुझे लगा कि उसका थोड़ा सा मुझे बेनिफिट मेरे जनरल स्टडीज में मिलेगा, और एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप होते रहा। मैं जैसे बुक्स पढ़ते गया, जैसे मैंने अंडरस्टैंडिंग मेरी सब्जेक्ट की होने लगी, आई गॉट इनटू रियल लव विद दैट सब्जेक्ट। और यही रीजन था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का। एक टाइम था जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज गेटिंग वेरी बैडली हिट इन द यूपीएससी मार्क लिस्ट। बहुत कम नंबर आते थे उस समय पे, 2-3 years 4 years बैक। तो मेनी पीपल यूज टू सजेस्ट मी कि सर आप रोहन आप ये ऑप्शनल बदल दो, टेक एंथ्रोपोलॉजी में बहुत नंबर आ रहे हैं, टेक सिविल इंजीनियरिंग, इसमें बहुत नंबर आ रहे हैं, आप तो सिविल इंजीनियर हो।
तो मेरा यहाँ पे लोगों को एक सजेशन है, आपको जिस ऑप्शनल में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि यहाँ ये ऑप्शनल मुझे आता है, मुझे समझ आता है ये ऑप्शनल, वही सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के तौर पे रखिए। डू नॉट एवर गो बाय पब्लिक ओपिनियंस। आपको लगता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छा लगता है, उसमें शायद नंबर आते रहे, उसका ट्रेंड मत देखिए आप। जस्ट लुक इन टू द मैटर कि आपने वो सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, एंड यू हैव टू गिव राइट गुड आंसर्स इन द पेपर, ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएंगे। ओके अभी यहां पे मुझे किसी ने पूछा कि सर लॉ कितना, लॉ के ऑप्शनल के बारे में पूछा है। मुझे लॉ के ऑप्शनल के बारे में पता नहीं है इतनी सारी चीजें। यू मे आस्क समबडी हु हैज लॉ ऑप्शनल, बट देयर आर मेनी पीपल, मेनी लॉयर्स हु टेक लॉ ऑप्शनल। इट्स अ वेरी वास्ट ऑप्शनल एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न। केस लॉज उसमें बहुत है, आपको हर आंसर में केस लॉज कोट करने पड़ते हैं। पर अ पर्सन आई थिंक हु इज फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड, उसको वो सब्जेक्ट शायद उसे वो अच्छे से आ जाए वो सब्जेक्ट। नॉन लॉ बैकग्राउंड लोगों के लिए आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर इंट्रोस्पेक्शन एज वेल एज अ हार्ड वर्क दैट वुड बी नीडेड इन ऑर्डर टू टेक दैट ऑप्शनल। एनसीईआरटी कवर टू कवर पढ़ने की जरूरत है क्या, समबडी इज आस्किंग मी। एनसीईआरटी जैसे कि मैंने कहा कि 9th to 12th स्टैंडर्ड ये एनसीईआरटीज पे आप फोकस कीजिए। एनसीईआरटीज कवर टू कवर पढ़नी शायद कोई सब्जेक्ट्स के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री सब्जेक्ट या फिर पॉलिटी सब्जेक्ट, इनमें जरूरी है। सी वेन एवर यू आर, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़े चाहे ना पढ़े, माई बेसिक एडवाइस टू यू गाइज इज दैट आप पहले तो सिलेबस को सामने रखिए। प्लीज कीप द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू ऑल द टाइम। 24 आवर्स द सिलेबस शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। 24 आवर्स द क्वेश्चन पेपर शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। एंड ये जब आप क्वेश्चन पेपर्स और सिलेबस को आप जब सामने रखोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू पॉइंट आउट कि हाँ ये बुक में दिया हुआ जो टॉपिक है ये मुझे रेलेवेंट है कि नहीं है। अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा। Whenever you are preparing for UPSC, ऑप्शनल प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, उसका सिलेबस सामने जरूर रखना। सिलेबस अगर आप सामने न रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मुझे पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। अपने आप थोड़े दिन के बाद फिगर आउट करना शुरू करोगे। फिर से कोई यहाँ पे पूछ रहा है कि आई कंप्लीटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद सब्जेक्ट ऑप्शनल शुड आई कीप। मेरा वही एक ओपिनियन है कि वही सब्जेक्ट आप रखिए जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें मटेरियल अवेलेबल हो। बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट्स हमें पसंद आता है पर शायद उसमें मटेरियल अवेलेबल ना हो। पर्टिकुलरली लिटरेचर के लिए ये दिक्कत आती है कि स्पेसिफिक यूपीएससी रिलेटेड मटेरियल शायद अवेलेबल ना हो, या कोई दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए। मेरा ये कहना है लोगों से, आप व्हेनेवर यू आर चूजिंग एन ऑप्शनल, एक वीक आप वो ऑप्शनल, अगर आपने डिसाइड 0 डाउन कर लिया कि मुझे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आई हैव टू टेक एज एन ऑप्शनल, गो थ्रू दी ऑप्शनल फॉर कुछ 3-4 बुक्स आप रिकमेंडेड जो बुक्स है वो शॉप उसको आप लेके आइए एंड देन स्टार्ट रीड इट फॉर अ वीक और 10 days। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके का आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So this is the way you should prepare for your optional. As far as mechanical engineering is concerned, any engineering is calculation, any engineering paper is calculation based. बहुत सारे calculations उस पे होते हैं। If you are very sure कि आपको calculations आपके अच्छे हैं right from your childhood, कि mathematics में आप अच्छे हो, designing में आप अच्छे हो, engineering में आपका in general score कैसे रहा है throughout college के time पे, then only you select your optional. First of all, go through the syllabus and 10 years of question paper. That is very important. Okay, अभी सबसे important सवाल एक पर्सन ने पूछा यहाँ पे कि how to prepare for current affairs. See, current affairs is a very very wide kind of an ambit. बहुत wide ये subjects है, but we need to be very very specific during our preparation. Starting to how to prepare for current affairs, we should first start reading newspapers. Daily basis पे newspaper पढ़ना शुरू कीजिए. You read any of these 2 newspapers. One is Indian Express and another is Hindu. And to a certain extent you can go through Mint also. It's also a good paper.
न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी एक करंट अफेयर्स समझने की आदत शुरू हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम इट यूपीएससी के अलग अलग वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल इनसाइट्स ऑन इंडिया हो गया, या आईएएस बाबा हो गया, या फिर कोई दूसरे भी वेबसाइट्स हैं। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, अगेन आई वुड सजेस्ट थ्रू गो टू थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द पास्ट 4 to 5 years at least, जब से नया पैटर्न आया तब से। What I did for my current affairs preparation was I used to read a particular text and then I tried to memorize some of the facts. Fact writing आंसर में बहुत जरूरी है। As far as मेन्स is concerned, fact writing बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने 2015 में जब मेन्स ली थी तो हमारे टाइम पे एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया था, डीमोनेटाइजेशन ऑफ गोल्ड के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन आया था। अभी उसके लिए कोई फैक्ट मैंने ये किए थे कि फॉर एग्जाम्पल कितना गोल्ड इंडिया में आइडल पड़ा है। 20,000 किलोज ऑफ गोल्ड फॉर एग्जाम्पल इज आइडल इन इंडिया। अभी करंट रेट गोल्ड का क्या शुरू है, व्हाट इज द इट्स कनेक्शन विद द इकोनॉमी। ये जो कुछ फैक्ट होते हैं, और एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन आ गया या पॉवर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया, यू शुड नो सम ऑफ द बेसिक फिगर्स एंड फैक्ट्स ऑफ पॉवर्टी। एग्जाम्पल कितने हाउस होल्ड्स में अभी तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंची नहीं है। सो what I suggest people is and most of the people have followed this and had got very good marks in their current affairs papers. आप एक नोटबुक बना लो and in that notebook you write down facts और वो facts को आप memorize करते रहो and whenever a proper point in an answer comes just incorporate those facts. Second thing to of answer writing in current affairs what I think is important is कि आप interconnection with different concepts is important. For example, if you're writing a answer on poverty, you should be able to link the concept of poverty to other concepts like economic, its economic angle, its social angle, its cultural angle, its geographical angle, its socio-political angle. different angles से अगर आप answers लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। This is very important as far as means answer writing is concerned. Apart from it, current affairs के लिए बहुत सारे मार्केट में नोट्स आते हैं। न्यूज़पेपर इज दी probably the best source for current affairs. Go through it daily. अगर आपको लगता है कि इसमें आपको नोट्स मेकिंग की जरूरत है तो आप उसके लिए बुक्स बनाना, छोटे छोटे बुकलेट्स बनाना। इकोनॉमी के लिए एक बुकलेट, पॉलिटी के लिए एक बुकलेट, सोशल के लिए एक बुकलेट, कल्चरल के लिए एक बुकलेट। इस प्रकार से आप ये बुकलेट्स बनाना एंड कीप रिवाइजिंग देम एंड ट्राई टू राइट एज मेनी आंसर्स एज पॉसिबल बिफोर योर मेन्स। एंड एज फार एज प्रीलिम्स इज कंसर्न, प्रीलिम्स के लिए बेसिक जो बुक रीडिंग है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर से आजकल का जो ट्रेंड है व्हाट आई एम सीइंग इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स इस करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है। तो उसके लिए जो भी वेबसाइट्स है मैंने जो बताई है वेबसाइट्स, अगर वो वेबसाइट्स आप अगर फॉलो करोगे तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स वुड नॉट बी एन इशू। यूपीएससी मेंस एग्जाम के बारे में मुझसे कोई पूछ रहा है कि टेल अस समथिंग अबाउट यूपीएससी मेंस एग्जाम। यूपीएससी मेंस एग्जाम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स। नंबर 1 जीएस के 4 पेपर है। फर्स्ट पेपर कंसिस्ट ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल, कल्चर। ये इस जो सारे टॉपिक्स हैं ये पेपर 1 में आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री भी उसमें आता है। Paper 2 is related to polity part. Paper 3 is mostly economy part, and paper 4 is ethics. Now, ये जो 4 पेपर है, apart from it, there are 2 sub papers of one optional subject. एक ऑप्शनल के आपको 2 पेपर लिखने हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, पेपर 1 एंड पेपर 2। 2 लैंग्वेज के पेपर है, दैट आर दोज पेपर्स आर दे आर मैंडेटरी पेपर्स। उसमें आपको मैंडेटरीली पास होना पड़ता है, ये कंपल्सरी पेपर्स है। तो यू कैन चूज एनी रीजनल लैंग्वेज एज योर लैंग्वेज फॉर द पेपर एंड 1 वुड बी एन इंग्लिश पेपर एंड 1 इंपॉर्टेंट पेपर दैट इज लेफ्ट इज एसे, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मेंस पेपर्स। जनरल स्टडीज के चारों पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। एसे का पेपर 250 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल का पेपर 500 मार्क्स का होता है, 250 फॉर ईच पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2। और बाकी के जो पेपर है वो तुम्हारे 2 पेपर जो है वो लैंग्वेज के पेपर है। somebody is asking me कि what are your hobbies in your interview। मैंने
इंटरव्यू में रीडिंग और सिंगिंग ये हॉबी मैंने डाली थी। उसके ऊपर मुझे क्वेश्चन पूछे नहीं गए थे। फ्रैंकली स्पीकिंग आई वाजंट आस्क्ड एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन हॉबीज। मेरा जो पूरा इंटरव्यू था वो सिविल इंजीनियरिंग के ऊपर मुझसे पूछा गया था। इट वाज ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग। क्योंकि शायद मैंने मास्टर्स अब्रॉड किया था और उसके बारे में मुझे इसीलिए क्वेश्चन पूछे गए थे। सेकेंडली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरा ऑप्शनल रहा, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मुझे काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। दिस इज हाउ माई इंटरव्यू वाज स्ट्रक्चर्ड। इज इट रियली नेसेसरी टू वेक अप एट 4 AM? ये तो बहुत सी कैसे पढ़ाई करनी है, क्या पढ़ाई करनी है, इट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन। कोई लोग ऐसे होते हैं कि जो रात को पढ़ाई करते हैं। सम पीपल आर देयर हु वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन स्टार्ट स्टडिंग। मैं करीबन 7:30 इन द मॉर्निंग मेरी पढ़ाई शुरू होती थी एंड आई यूज्ड टू डू इट इन टाइम फ्रेम ऑफ 2 hours ईच। मेरा एक सेशन 2 hours का रहता था, उसके बाद हाफ एन आवर का ब्रेक एंड देन 2 hours। ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली 10 hours ऑफ पढ़ाई दिन भर में हो जाती थी। मुझे लगता है इतनी पढ़ाई 8 to 10 hours इज नेसेसरी फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन बिकॉज सिलेबस इज वेरी वाइड। डेली बेसिस पे देर इज सम और द अदर काइंड ऑफ अपडेशन दैट इज देयर, करंट अफेयर्स में हो या फिर तुम्हारे ऑप्शनल रिलेटेड अपडेशन हो, दैट इज सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। तो मुझे लगता है कि ये पढ़ाई करना, दीज मनी आवर्स ऑफ स्टडी इज वेरी नेसेसरी। बी वेरी स्ट्रेटेजिक इन योर स्टडीज। प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई में, कि साल भर की प्लानिंग करो, 6 महीने की प्लानिंग करो, 1 महीने की प्लानिंग करो, 15 दिन की प्लानिंग करो, पर डे की प्लानिंग करो और पर डे में आवर्स की प्लानिंग करो। दिस मच ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर दिन की अपनी एक स्ट्रेटेजी चाहिए। हाँ, मैं इस दिन में ये पढ़ाई करूंगा, इतना मुझे सिलेबस कवर करना है। किसी ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, हाउ कैन आई ज्वाइन रॉ थ्रू यूपीएससी? रॉ आप आजकल जो ट्रेंड रहा है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का, वो ये है कि apart from IPS officers, they are also taking in persons from other services also. For example, postal services, railways, the administrative service, foreign services, इनमें भी आप ये सारे services में से भी आप रॉ में इंडक्ट हो सकते हो। Apart from it, रॉ also inducts people from the armed forces also. So अगर किसी को RNAW में इंटरेस्ट है, so this is the way how should a person must go. How to prepare for engineering services? Engineering services मेरे हिसाब से आप अगर कोचिंग, if you go for some kind of coaching in engineering services, I would suggest to definitely go, because engineering services का जो syllabus है, that is entirely related to your 4 years of engineering. But what engineering, the coaching classes they do, particularly with respect to engineering, is that practice आपसे करवाते हैं अच्छी खासी, और एक ट्रेंड बता देते हैं आपको, हाँ दिस इज द वे यू शुड स्टडी, एंड सम ऑफ द ट्रिक्स ऑल्सो हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो मैंने इंजीनियरिंग की सर्विसेज की कभी प्रिपरेशन की नहीं थी, सो आई एम नॉट द एग्जैक्टली द प्रॉपर पर्सन टू अंडरस्टैंड और टेल यू अबाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज। Okay, can you please tell me how to do answer writing? आंसर राइटिंग की कोई एक खास देयर इज नो फ्रेमवर्क फॉर आंसर राइटिंग। मैंने मेंस में आंसर राइटिंग इस प्रकार की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू राइट एन इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन, देन आई यूज्ड टू स्टार्ट राइटिंग पॉइंट वाइज एंड डिफरेंट एंगल से 1 2 3 4 5 6, ईच पॉइंट इज टू बी वन यूनिक पॉइंट फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, एंड नीचे there used to be always a concluding remark कि मैंने ऊपर जो आंसर में लिखा था उसका ये कंक्लूजन है। दिस इज द वे आई फ्रेम्ड माई आंसर्स एंड दिस इज द वे आई थिंक आंसर शुड बी देयर। इसी के कारण मुझे आई थिंक सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर्स में एज वेल एज ऑप्शनल में अच्छे नंबर मिले थे। एज फार एज एथिक्स इज कंसर्न, एथिक्स में भी मैंने यही स्ट्रेटेजी फॉलो की। इन दैट ईयर आई हैड 115 मार्क्स इन एथिक्स, जस्ट बिकॉज की इस प्रकार आंसर राइटिंग की थी। देर वॉज अ वेरी
देयर वाज अ गुड फ्लो टू दी आंसर्स, एक पॉइंट के बाद दूसरा पॉइंट, and that too from a different perspective. This is the way answer writing should be done. Also, answer writing की practice is very important. When you go for UPSC preparation, answer writing की practice जरूर करके जाना. It always helps in your main examination. Okay. लाइफ आफ्टर सिलेक्शन सर, मेरा सिलेक्शन 2016 में हो गया था. मई 10th 2016 को मेरा रिजल्ट आया था. 28th August 2016 से मेरा लबासना में ट्रेनिंग शुरू हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी में मसूरी में. वहां पे मेरा ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थी. आफ्टर 3.5 months ऑफ बेसिक फाउंडेशन ट्रेनिंग आई हैड टू गो टू हैदराबाद. आईपीएस की ट्रेनिंग जो होती है वो 2 phases में होती है. फेज 1 हैदराबाद में होता है, फेज 2 भी हैदराबाद में होता है, और बीच का जो एक 6 महीने का गैप होता है उसमें हमें डिस्ट्रिक्ट में आके अपने अपने रिस्पेक्टिव केडर्स में आके हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ती है. सो इट इज ओवरऑल अ 2-year phase ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग पीरियड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. You get to travel to so many places in India as well as abroad. Recently, through IPS, I have been to IPS training. I have been to Israel, wherein we had an opportunity to interact with the Israeli forces and learn so many things from them. So the life after selection is a very different life that what you have led before your selection. There is a drastic change. आपको एक drastic change नजर आएगा आपके प्री सिलेक्शन और पोस्ट सिलेक्शन फेज में. एंड एज फार एज लाइफ इन फील्ड इज कंसर्न, IAS and IPS and even other services also, life is pretty hectic because there is a good amount of work that you need to complete on a daily basis. So I have been allocated the Uttar Pradesh NACADA. Initially my first posting was as ASP Aligarh. Now I have been posted as ASP Gorakhpur currently. I just completed my phase 2 training in Hyderabad and just came back to the districts. सर, जनरल नॉलेज के लिए कौन सी बुक यूज करनी चाहिए बिसाइड्स फ्रॉम न्यूज़पेपर? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. देयर आर सो मेनी नोट्स दैट आर अवेलेबल इन मार्केट. इनसाइट्स फ्रॉम इंडिया, विजन IAS, different coaching classes, they provide their notes. Even online, internet is a very very good medium of preparing for current affairs. Very good medium. So I would suggest people to use internet in a very productive, in a very efficient manner. टाइम पास नहीं करना है इंटरनेट पे. when you're studying in those 10, 12, 13 hours, you should particularly focus on using the internet in a very productive manner. Very good videos on YouTube are also available with respect to world history, polity and all these subjects. So make a good use of the internet. मेडिकल को लेके काफी सवाल है कि आई हैव साइट टू कैन आई बिकम IPS ऑफिसर. मैंने फिर से आई लाइक टू रिपीट बिकॉज सम पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी. आई वुड लाइक टू रिपीट इन इंग्लिश ऑल्सो कि all these criteria are given on the UPSC website, and when you complete your interview you have to go for a medical checkup. There's a panel of doctors who decide whether a particular person fits into those criteria or not. So even primarily you may be rejected because of some criteria, but again you can appeal, and that appeal goes to a board of doctors, and those board of doctors, they decide whether a person fits into that criteria or not. That's a very very objective criteria. So I, not being myself a doctor, I'm not in a position to answer whether the particular category fits into the objective criteria of becoming an IPS officer or not. Time required to crack exam, there is no particular time. There are some people who crack the exam in first attempt. There are some people who crack the exam in 8th attempt, 6th attempt, 10th attempt. So it all depends upon a person, and to a certain extent also luck plays a very important part. Definitely hard work is the primary thing that is required, but obviously there is a slight tinge of luck that also a person requires.
Okay, somebody is asking me, I'm a first year student, how should I start my preparation? अभी आप अगर फर्स्ट ईयर में हो तो my suggestion to you is first focus on your graduation. First focus on your graduation. आपके graduation के end year में you may start preparing for UPSC. Many of the people ask me these questions. पहले तो आप आपके जो ग्रेजुएशन है, जो बेसिक है आपका, उस पर आप अच्छे से फोकस करना, अच्छे से पढ़ाई करना ग्रेजुएशन की, एंड उसके बाद आप यूपीएससी की और बढ़ना. देयर इज अ प्लेंटी ऑफ टाइम दैट इज अवेलेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी, बट डोंट मेस अप विद योर ग्रेजुएशन. दैट इज अ बेसिक थिंग इन अ पर्सन's life. Please go do it in a very good way. Somebody is wishing me Onam, happy Onam to everybody. God bless you all. बहुत अच्छा सवाल है. डज हार्डवर्क ओवरकम्स लक फैक्टर? सी, लक उन्हीं का साथ देता है जो हार्डवर्क करता है. इफ अ पर्सन होली डिपेंड्स अपॉन हिज लक कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं आईपीएस बन जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा, और अगर उसके ऊपर उसके मुताबिक अगर वो एफर्ट नहीं डाल रहा, इफ इट डजंट पुट हिज एफर्ट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज नीडेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू आर एस्पायरिंग फॉर, आई डोंट थिंक लक वुड फेवर हिम. So hard work is the foundation of a person's life. आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे की जाए? आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन वेरी सिंपल. दिन भर आप जब पढ़ाई करते हो, शाम को बैठ के या रात को बैठे, एनी ऑफ द टाइम दैट इज कन्वीनियंट टू यू, डिवोट हाफ एन आवर फॉर आंसर राइटिंग. राइट 2 आंसर्स एवरी डे, राइट 2 आंसर्स, क्वालिटी आंसर्स एवरी डे. और एक आप चीज कर सकते हो, आप उस आंसर को किसी से इवेल्युएट कर सकते हो. एनी ऑफ द टीचर, कोई फ्रेंड हो, कोई टीचर हो, 4-5 जगह पे उसको ऑनलाइन भेज सकते हो, एंड यू कैन गेट इट इवेल्युएटेड. Tell us about essay and English on a book. Essay is a very important part in the UPSC preparation. It is a make or break point in UPSC selection. The best way to prepare for essay writing is go through, as I told, newspaper reading is very important for current affairs. Essay writing के लिए you need a good current affairs first of all, because you have to quote things. Whatever you have read in your UPSC preparation, all of it can be applied, it can be utilized in your essay writing. So what I suggest people is that write at least 10 topics before going to exam. जो 10 topics are trending topics in current life, जो ट्रेंड होने वाले टॉपिक्स हैं, वही टॉपिक्स आपको यूपीएससी डिफरेंट तरीके से फ्रेम करके दे देगी. सो द मटीरियल वुड रिमेन सेम, बट द टॉपिक वुड बी स्लाइटली ट्विस्टेड. सो व्हाट आई थिंक इज 10-12 topics you write before going for the examination, and there is a particular flow that should be there in your essay writing. Introduction should be what I think in a story format, or start with a quotation, and whenever you jump from one paragraph to another paragraph, there must be a kind of coordination or collaboration in between those paragraph. Abrupt jumping should not be there. अगर अब्रप्ट जंप होता है तो एग्जामिनर वोंट बी एबल टू लिंक कि पहले का पैराग्राफ में क्या लिखा था और अब क्या लिखा है. तो देयर मस्ट बी अ कंसिस्टेंसी इन वॉट एवर यू आर राइटिंग. सो इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए किसी ने मुझे पूछा है. इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए प्लीज गो थ्रू द न्यूज़पेपर्स, प्लीज गो थ्रू द ऑनलाइन डिबेट्स. और जो ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे बहुत सारे डिबेट मिल जाएंगे. एनडीटीवी डिबेट्स आर देयर एंड मेनी अदर चैनल्स डिबेट्स आर देयर. सो उनसे आप गो थ्रू ऑल दीज डिबेट्स. यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन टू लर्न इंग्लिश. यू कैन लर्न इट इन अ वेरी फास्ट मैनर. यूपीएससी की प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट के लिए? पहले तो यू शुड गो थ्रू द सिलेबस एंड question papers. Start from here, go through the syllabus as well as the newspaper. This is the primary point where you can start your preparation, and then start reading current affairs, and according to that you just select some of the good books required for UPSC and start reading them. Answer writing, then you start making notes. अगर कोई part आपको अगर tough लग रहा है तो make notes of that part, and then start writing answers also.
किसी ने सवाल पूछा है कि सर 12th तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है और यूपीएससी एग्जाम इंग्लिश में देना चाहता हूँ, और इस साल मेरी 12th मार्क्स 65% है। सी प्लीज, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ कि इफ यू हैव डन योर एनीथिंग इन हिंदी मीडियम 10th 10वीं 12वीं अगर आपने हिंदी मीडियम में की है तो आप इंग्लिश से जरूर दे सकते हो। आपके पास पूरे ग्रेजुएशन के 3-4 साल बाकी है, उसमें आप हिंदी की कोशिश करिए पढ़ाई करने की। मैंने जैसे कहा कि वीडियोस देखिए ऑनलाइन, इंग्लिश के जो डिबेट्स होते हैं अच्छे क्वालिटी के, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल सोशल एस्पेक्ट्स पे जो डिबेट्स होते हैं। सेकेंडली न्यूज़पेपर रीडिंग हो, जिससे आप डेफिनेटली आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल के लिए किसी ने पूछा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल, जैसे मैंने बताया, हर ऑप्शनल दो पेपर में बांटा है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर 1 इज ऑल अबाउट वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न थिंकर्स, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स, एंड पेपर 2 इज ऑल अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ पेपर 1। The most important thing in public administration is how you understand the concepts. Public administration mein concepts are not that easy as people think. You go through a page 10 times and each time you'll feel that some new thing is getting added in your mind. You're understanding that concept in a better manner. Public administration ke liye the most important, the best thing I think is आपका करंट अफेयर्स जो आप पढ़ते हो वो डायरेक्टली रेलेवेंट हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग टुडे इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ते हो वो सारी चीजें आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा है कि I'm very confused about how to manage time because he is working currently. वर्किंग इंडिविजुअल्स के लिए यूपीएससी की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट इट इज नॉट एट ऑल इम्पॉसिबल। आप ट्राई कीजिए कि कौन से फेजेस में आपको कौन दिन में 24 आवर्स में से कौन से टाइम पे आपको यू हैव अ गुड टाइम टू स्टडी फॉर यूपीएससी एंड देन मेक योर टाइम टेबल। इसीलिए मैंने कहा है कि टाइम टेबल प्रिपेयर करना, सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना इस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इंडिविजुअल्स प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी के लिए, आप एक प्लान बनाइए, साल भर का प्लान, 2 साल का प्लान, 6 महीने का प्लान, दिन का प्लान, महीने का प्लान, प्लानिंग आप कीजिए। विद दैट प्लानिंग यू विल बी सक्सेसफुल। तो जो भी वर्किंग इंडिविजुअल्स है दे कैन ऑल्सो गिव यूपीएससी, पर लाइक प्लानिंग कीजिए कि हाँ मैं ये टाइम पे मैं ये इतनी पढ़ाई करूंगा, फिर उस टाइम पे मैं बाकी कुछ नहीं करूंगा पढ़ाई के अलावा। किसी ने पूछा हैंडराइटिंग मैटर करता है क्या मेंस में? या हैंडराइटिंग कुछ हद तक मैटर करता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गंदा ऐसे हैंडराइटिंग लिख दो कि एग्जामिनर को समझ ही ना आए। सो यू शुड बी ऑलवेज लेजिबल एज फार एज हैंडराइटिंग इज कंसर्न। लेजिबल होना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि इस व्यक्ति ने क्या लिखा है, और एक सर्टेन लेवल का फ्लो आपके पेज में जो भी आप जिसमें आंसर लिख रहे हो उस पे आना चाहिए। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी चाहिए। अपडेटेड क्वेश्चंस मेंस के कहां से मिलेंगे? ऑनलाइन आपको आजकल सारी चीजें अवेलेबल है, प्लीज गूगल आप करना और आपको ऑनलाइन सारी चीजें, सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे क्लासेस है जो कि क्वेश्चन पेपर का सेट बना के मार्केट में वो रखते हैं, एंड यू कैन ऑलवेज टेक दोज क्वेश्चन पेपर्स। टाइम टेबल मुझसे कोई पूछ रहा है मेरे प्रिपरेशन का। जैसा कि मैंने बताया, मैं 2 आवर्स के सेशंस में मैं पढ़ाई करता था। दिन में अप्रोक्सीमेटली 5 सेशंस में करता था। एवरी सेशन यूज टू हैव अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर ब्रेक रहता था हर 2 घंटे के सेशन में। एंड मैं यूजुअली इसमें विश्वास करता हूं कि एक सब्जेक्ट मैंने शुरू किया तो उसको पहले मैं खत्म कर देता था। कि जैसे मैंने अगर हिस्ट्री की पढ़ाई शुरू की है तो मैं लगातार जितने टाइम तक मेरा हिस्ट्री खत्म नहीं होता है, 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन, तो उसमें मैं हिस्ट्री की ही पढ़ाई करते रहता था।
अपार्ट फ्रॉम इट मैं दिन में 1 घंटा 100% न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए रखता था, एंड 1 hour वुड यूज टू बी डिवोटेड ओनली फॉर करंट अफेयर्स. सो बाकी के अगर मैं 10 घंटे पढ़ाई करता तो 8 घंटे की प्रिपरेशन पढ़ाई में उसी सब्जेक्ट को लेके करता था. दिस इज द वे आई यूज टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. मोटिवेटेड कैसे रखना है, ये तो मुझे लगता है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि खुद को मोटिवेटेड कैसे रखना है. आई थिंक देर आर nowadays I think the best way to get motivated is stay in touch with somebody who would act as our mentor. कोई ऐसा व्यक्ति की जिसका सिलेक्शन हुआ हो, कोई ऐसी व्यक्ति की जो आपके घर में कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो, आपके दोस्त हो. इन सबसे आपकी जो फीलिंग्स है वो शेयर करते रहना. एट द सेम टाइम जस्ट रिमेंबर इन योर माइंड दैट यही मेरे कुछ स्ट्रगल के दिन है, इसके बाद जो लाइफ आएगी वो शायद बहुत अच्छी होगी. तो जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, आई यूज टू लिसन टू सो मेनी टॉपर्स टॉक, और उनकी लाइफ को मैं देखता था. आई यूज टू गेट इन टच विद मेनी ऑफ दी टॉपर्स. मैं उनसे बात करता था, उनसे इंटरेक्शन करता था, और उनसे इंटरेक्शन करके मुझे एक हिम्मत मिलती थी कि हाँ, आई हैव टू क्रैक दिस एग्जाम. मुझे ये एग्जाम में बैठना है, मुझे उसको क्रैक भी करना है और अच्छे रैंक से क्रैक करना है. एथिक्स की आंसर राइटिंग कैसे करना है, मुझे किसी ने पूछा है. एथिक्स में आंसर राइटिंग उसी प्रकार से आप कीजिए जिस प्रकार से आप नॉर्मल जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है या नॉर्मल करंट अफेयर्स है उसकी आप प्रिपरेशन और उसका आंसर राइटिंग आप करते हैं. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वी लूज आउट ऑन थिंग्स. So I think optional का जो ethics का जो answer writing है, it should be exactly in a manner that you are writing the answers of current affairs or any of the other optional subject. इंटरव्यू लैंग्वेज के बारे में मुझसे कोई पूछ रहा है. इंटरव्यू लैंग्वेज आप किसी भी लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हो, एज फार एज अगर आपको पता हो. यू कैन यू कैन गिव योर इंटरव्यू इन इंग्लिश और एनी ऑफ द अदर रीजनल लैंग्वेजेस. जिस भी लैंग्वेज में आप कॉन्फिडेंट हो, आप आपके थॉट्स अक्रॉस द टेबल आप पुट कर सकते हो. उसी लैंग्वेज को आप एज अ लैंग्वेज यूपीएससी के लैंग्वेज इंटरव्यू में आप लीजिए. एंड आई थिंक most of the questions are now repeating. I hope that I have answered all of your queries, and if you require any other help, you can please write your messages on my Instagram page or my Facebook page, any of the pages. I would at the end request people who are using social media not to use any kind of abusive language about anybody. अगर आपको यही चीज पता नहीं है, I think it will become very difficult for you to succeed in your life. So मुझे लगता है कि please maintain dignity as far as social media is concerned. And for other people, I wish all the luck in life with respect to personal life and also as well as your professional life and also. And thank you very much.